हमारा कौन सा है कि जब भी अगर स्लिपरी सरफेस है तो हम लोग जो स्टेप लेते हैं वो हमें ज्यादा की बजाय कम छोटी क्यों लेनी चाहिए। ठीक है, एक तो ये बताया था मैंने। ठीक है, उसके बाद एक और चीज मैंने बताया था कि जैसे एक और चीज पूछा था मैंने कि यार पुल करना ज्यादा इजी होता है या पुश करना ज्यादा इजी होता है। ठीक है, पिछली क्लास में ये मैंने सोचने के लिए बोला था। आप लोग सोच के आए हो कि पुल या पुश कौन सा ज्यादा इजी होता है, कौन सा ज्यादा इजी होता है। अच्छा चलो ठीक है, अभी थोड़ा प्रूफ भी देख लेंगे अपन। ठीक है, एक बार देखो, जैसे मान लो काफी लोग गलत भी हैं और कुछ लोग सही भी हैं। देखो अब यहाँ पे, यहाँ से हम लोग देते हैं कि पहला तो इस सवाल का जवाब हम लोग देख लेते हैं कि हाँ यार आखिर हमारी जो स्टेप होनी चाहिए वो छोटी क्यों होनी चाहिए। उससे फायदा क्या होता है कि जैसे मान लो जैसे ही अगर स्लिपरी सरफेस है तो म्यू जो होता है वो कम होता है, म्यू की वैल्यू क्या होती है, कम। म्यू कम हो जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे ही अगर स्लिपरी सरफेस हुआ तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। जब म्यू अपना कम हो जाएगा बेटा, तो उस केस में यार हमें ये चीज हमने देख लिया था कि जब भी अगर हम मूव कर रहे हैं तो हम पे फ्रिक्शन आगे लगता है। ठीक है, फ्रिक्शन आगे लगता है तो म्यू कम होता है, म्यू बिल्कुल जीरो नहीं हो जाता है। तो एफ इक्वल्स टू जो होता है, म्यू अगर बहुत कम है तो अगर मान लो हमने नॉर्मल अगर थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, नॉर्मल को हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो उस केस में फ्रिक्शन हमारा थोड़ा फ्रिक्शन की जो वैल्यू आएगी वो थोड़ी सिग्निफिकेंट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब ये सिग्निफिकेंट वैल्यू हो जाएगी तो उस केस में हमारा चलना थोड़ा सा पॉसिबल हो जाता है, थोड़ा गिरने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। और उसके लिए जरूरत है कि हम लोग नॉर्मल की जो वैल्यू है वो क्या करें, थोड़ा मतलब जो एंगल जो बनाए हम लोग वो थोड़ा कम बनाए। ठीक है, तो यार इससे फायदा क्या होगा, जैसे मान लो सोचो अगर आप ज्यादा लंबा स्टेप लेना चाहते हो तो आप उतना ही ज्यादा एंगल फॉर्म करोगे, उतना ही ज्यादा एंगल फॉर्म करोगे। तो यहाँ से देखो, नॉर्मल जो होगा ये जो होगा नेट कांटेक्ट फोर्स उतना ही इधर की तरफ होगा, तो इस पे नेट कांटेक्ट फोर्स उतना ही ये अपने पास क्या होगा, ये एंगल उतना ही कम होगा। एक मिनट, ये वाला एंगल हमारा उतना ही कम हो जाएगा, ये थीटा और कम होगा। तो उसका ये वाला कंपोनेंट जो होगा नॉर्मल और थोड़ा सा क्या हो जाएगा, नॉर्मल की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, क्योंकि हमारा आर जो है वो क्या है, ये इसके साथ थोड़ा ज्यादा एंगल बना रहा है, इसके साथ कम, तो आर कॉस यहाँ से साइन थीटा आएगा तो ये हमारा नॉर्मल क्या हो जाएगा, कम। अगर हम बड़ी स्टेप ले रहे हैं तो उस केस में हमारा नॉर्मल थोड़ा सा कम हो जाता है, नॉर्मल कम होता है तो ये नॉर्मल भी कम और फ्रिक्शन और म्यू भी कम। तो उस केस में हमारा फ्रिक्शन की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन वही अगर हम लोग देखें कि अगर हमारा स्टेप छोटा है तो नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी, थोड़ी ज्यादा। नॉर्मल अगर थोड़ी ज्यादा होगी तो उस केस में फ्रिक्शन जो होगा वो थोड़ा सिग्निफिकेंटली मतलब थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि हाँ यार चलो बहुत कम तो नहीं होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो हमारे गिरने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। क्या ये चीज क्लियर हुआ, हाँ या ना, ये बताओ। चलो अब इसके बाद मैं ये बात करने वाला हूँ कि जो ऑब्जेक्ट जो है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो पुल करके उसको मूव कराना आसान होता है या पुश करना। ठीक है, तो चलो हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं कि मिनिमम फोर्स निकालते हैं कि फोर्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी उसको मूव कराने के लिए। तो एक बार हम लोग पुलिंग का केस देखते हैं और एक बार पुशिंग का। ठीक है, तो देखो हम लोग निकालते हैं कि एफ मिनिमम नीडेड टू मूव अ ब्लॉक, नीडेड टू मूव अ ब्लॉक। ठीक है, एक बार पुल कर रहे हैं, मूव अ ब्लॉक, और एक बार पुश करेंगे। यहाँ पे पहला केस हम लोग पुलिंग वाला देख रहे हैं, तो पुलिंग के केस में हम कितना मिनिमम फोर्स लगाना चाहिए वो देखते हैं। जैसे मान लो ये हमारा एक बॉडी है जिसका मास कितना है, स्मॉल एम के बराबर। ठीक है, मैं इस पे कोई भी फोर्स एफ लगा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से हम लोग मान लेते हैं कि कितने एंगल पे लगा रहा हूँ, मैं थीटा एंगल पे लगा रहा हूँ। ठीक है, अब एक बात देखो, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर की तरफ कौन सा, एफ कॉस थीटा, और एक ऊपर के डायरेक्शन में कौन सा आएगा, कितना आएगा, एफ साइन थीटा। एक आएगा इधर के डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा, ऊपर के डायरेक्शन में एफ साइन थीटा। एक उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा नॉर्मल, और नीचे एक फोर्स लगेगा कौन सा, स्मॉल एम जी के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये जो सरफेस है इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा होगा हमें, जो फोर्स एफ हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं है। तो यार देखो जैसे हमें तो मतलब इन जनरल मैं निकाल रहा हूँ,
हम तो इन जनरल निकाल रहे हैं ना, तो इन जनरल मैं थीटा पे मान लेता हूँ। अगर मान लो तो अगर हॉरिजॉन्टल अगर हो तो उस केस में थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। हम तो और इन जनरल जा रहे हैं, फोर्स की केवल केवल ये वैल्यू नहीं, हम तो और इन जनरल जा रहे हैं, ठीक है। आपको पता चलेगा कि थीटा जो होता है वो नॉन जीरो एंगल पे ही लगाना रहता है। तो देखो यार, यहाँ से एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, हम इधर मूव कराना चाहते हैं, ये स्लिप होगा तो फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ ही लगेगा, ठीक है। अब अगर मूव हो रहा है तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो देखो फॉर मूविंग हमारे लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो एफ कॉस थीटा जो होना चाहिए, ठीक है, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू किससे, तो म्यू इनटू एन से। क्योंकि म्यू इनटू एन यही जो पार्ट है ना हमारा, म्यू इनटू एन, ये पूरे के लिए लिख रहा हूं मैं, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है। म्यू इनटू क्या है, मैक्सिमम फ्रिक्शन है अपना, ठीक है भाई। अब एक बात देखो, यहाँ से अगर हम लोग देखें, ये हमने इक्वेशन 1 लिया, देखो ये जो इनइक्वालिटी मैंने लगाई है वो आपको समझ आना चाहिए कि हाँ इसका मतलब क्या हो रहा है, ठीक है। तो कि जैसे मान लो अपने पास ये ग्रेटर देन होना चाहिए था कि लेस देन होना चाहिए, तो ये क्लियर होना चाहिए था, ये क्लियर होना चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये मूव हो रहा है, मूव कर रहा है, तो उसके लिए जो फ्रिक्शन, ये जो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होना चाहिए, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू इसके मैक्सिमम फ्रिक्शन से होना चाहिए, ये कंडीशन है। अगर इक्वल हुआ तो कैसे, नहीं देखो जस्ट जैसे जो होता है ना, हम इक्वलिटी वाला कंडीशन लेके चलते हैं कि जस्ट उस पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे मान लो मैं बोलूँ कि यार 10 न्यूटन का फ्रिक्शन लग रहा है, तो यार 10.00001 भी लगा दूं ना तो भी मूव करेगा, तो ऑलमोस्ट हम मान लेते हैं कि वो लगभग 10 ही है, ठीक है। अगर इतना भी मूव करा, इतना फोर्स भी लगा दूं मैं, तो वो लगभग मूव करना शुरू हो जाएगा, भले एक्सेलरेशन कम होगा, लेकिन हम इसीलिए हम इसको क्या लेके चल रहे हैं कि हाँ यार चलो ऑलमोस्ट 10 के बराबर है, ठीक है। तो देखो एफ कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू एन। अब हम नॉर्मल की वैल्यू अगर देखें तो ऊपर के डायरेक्शन में क्या है, एन प्लस ऊपर के डायरेक्शन में एक कंपोनेंट क्या है, एफ साइन थीटा, और ये किसके बराबर आएगा, एम जी के बराबर, ठीक है। एन इक्वल्स टू कितना आएगा, तो एम जी माइनस किसके बराबर आ जाएगा, एफ साइन थीटा के बराबर। एन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो एम जी माइनस एफ साइन थीटा के। तो बस ये वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट कर दो, एफ कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू इनटू एन, यानी शुड बी ग्रेटर देन किससे, एम जी माइनस एफ साइन साइन थीटा के। यही हमारा क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। यहाँ से देखते जाओ थोड़ा सा, यहाँ से अब इसको हमें क्या निकालना, एफ की वैल्यू निकालनी है। इसको इधर लाते हैं, तो एफ कितना आएगा, कॉस थीटा प्लस म्यू तो छोड़ ही दिया मैंने, म्यू इधर की तरफ है, एक मिनट, हाँ पूरे में ही आएगा ना, हाँ एफ कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन किसके, तो म्यू एम जी के बराबर। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? जिस स्टेप में बेटा नहीं समझ आया आप वहां पे बता देना कौन से स्टेप में दिक्कत आ रही है। अब एफ हमारा निकालना है, तो ये क्या बता रहा है, एफ शुड बी ग्रेटर देन किससे, तो म्यू एम जी अपॉन कितना, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा के बराबर। एफ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू किसके, तो म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा के बराबर, ठीक है। अब एक बात देखो यहाँ से, ये अब एक चीज तो निकल गई कि हाँ यार अगर एफ मिनिमम वैल्यू हमें चाहिए तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो एफ मिनिमम कितना हो जाएगा, तो म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा के बराबर होगा। यही हमारी मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स होगी। अब इसके बाद हम लोग एक और चीज निकालना चाहते हैं कि थीटा की वो क्या वैल्यू होगी, कि कितने एंगल पे मिनिमम थीटा कितना होना चाहिए, ठीक है ना। तो फॉर थीटा मिनिमम, एक बात देखो, फॉर थीटा मिनिमम जो होना चाहिए, जो डिनोमिनेटर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, यानी कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा जो होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए, तभी तो ये वैल्यू मिनिमम हो पाएगी, आया ना। तो यहाँ से एक चीज देखो, मान लेता हूँ मैं, इसमें क्या होना चाहिए, अगर मैक्सिमम अगर हम लोग निकालते हैं, तो मैक्सिमम के लिए मैंने कंडीशन बताई थी कि cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा अपॉन डी थीटा टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, डिफरेंशिएशन हर जगह काम आएगा, प्लस म्यू इंटू
साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। ये फाइनली कितना आएगा? तो tan थीटा इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा? tan थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर? म्यू। मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ से देखो, मैं इसकी ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स आ गई, ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। अब ये थीटा की बात कर रहे हैं, तो थीटा मिनिमम अगर चाहिए अपने फोर्स एफ मिनिमम, तो उसके लिए ये वाली वैल्यू कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम। ये वाली मैक्सिमम हम निकालेंगे, तो यहाँ से देखो cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। तो ये कितना हो गया? इसका डिफरेंशिएट करके इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं। यार मैक्सिमम मिनिमम आप लोग को पढ़ाया गया होगा कि y इक्वल्स टू कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ है, तो dy बाई डी एक्स क्या पुट करते हैं? 0 के, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 पुट करो। cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। हाँ, मैथ्स वाले लगा सकते हो बिल्कुल। मैं वो अभी डिस्कस करूंगा कि इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर होता है, वो चीज मैं बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो कि tan थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया? म्यू के बराबर। tan थीटा इक्वल्स टू म्यू होता है। तो अब एक बार देखो, tan थीटा म्यू हो गया, तो यहाँ से हम लोग cos थीटा sin थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से हम लोग हाइपोटेनस h कितना आ जाएगा? h इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर के बराबर होगा। tan थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? तो h इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर के। तो यहाँ से हम देखें, अगर ये वैल्यू पुट करें साइन थीटा कॉस थीटा की, तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू पुट करें, तो एफ मिनिमम की जो वैल्यू आएगी वो म्यू के टर्म में आ जाएगी। एफ मिनिमम की वैल्यू क्या आ जाएगी? म्यू के टर्म में आ जाएगी। तो यहाँ से देखो हमारे पास एफ मिनिमम की जो वैल्यू हमने निकाली है, एफ मिनिमम, तो वो किसके बराबर है? बेस क्या है? बेस 1 है उसमें। tan थीटा इक्वल्स टू जो अगर म्यू आ रहा है, tan थीटा इक्वल्स टू म्यू, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, म्यू बाई 1। तो परपेंडिकुलर ये आ गया, बेस आ गया। हाइपोटेनस h इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है? तो म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा के बराबर। चलो उठा के वैल्यू पुट करते हैं, तो म्यू एम जी अपॉन कितना, हम लोग ये वैल्यू विदाउट थीटा मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा निकालना चाहते थे, तो कॉस थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस कितना आ जाएगा? 1 अपॉन थीटा मिनिमम से रिपीट कर दो। चलो देखो यार, मैं ये बोल रहा हूँ कि हम लोग ये निकालना चाहते हैं कि कॉस थीटा, चूंकि एक बात देखो, ये अगर वैल्यू मैक्सिमम होना है, सॉरी मिनिमम होना है, तो उसके लिए डिनोमिनेटर हमारा मैक्सिमम होना चाहिए, और डिनोमिनेटर मैक्सिमम हम निकाल रहे हैं, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे? मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? तो जब उस ये अपन डिफरेंशिएट करके इक्वल्स टू 0 पुट करो। कब आएगा? जब tan थीटा इक्वल्स टू म्यू होगा, तो उस समय इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, और उसी समय फोर्स हमारा मिनिमम होगा। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट किया हमने, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस थीटा, और sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा। यहाँ से tan थीटा इक्वल्स टू आ गया। अब एक बात देखो कि यहाँ से म्यू अप एम जी इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 1 अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर प्लस म्यू इंटू साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन, तो म्यू स्क्वायर अपॉन कितना? 1 प्लस म्यू स्क्वायर, यही आएगा। यहाँ से देखो तो किसके बराबर? तो म्यू एम जी अपॉन कितना, तो फाइनली ये किसके बराबर होगा? 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये कैंसिल आउट होकर के क्या बचेगा? तो म्यू एम जी अपॉन कितना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, यही हमारा क्या होगा? मिनिमम फोर्स होगा। और एक बार देखो, यही हमारी इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू यही आएगी। ठीक है, और ये हमारा मिनिमम फोर्स होगा जिस पे ब्लॉक मूव करना शुरू होगा। और एक बात ध्यान रखो, a cos थीटा प्लस b sin थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, आप चाहो तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है? तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। चाहो तो डायरेक्ट याद रख सकते हो, कभी कभी यूज हो जाता है, जैसे यहाँ पे यूज हुआ है। बाकी मैंने यहाँ पे निकाल करके भी प्रूफ करा दिया कि देखो यार, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका म्यू है, तो इसका कितना आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब एक बात देखो, यहाँ से ये आ गया अपने पास मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, ये आ गई। कितने एंगल पे मूव करना, थीटा कितना होना चाहिए? तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू। ठीक है भाई, ये आ गया अपने पास, दोनों चीजें हमने निकाल ली कि जब पुल कर रहे होंगे तो कितने एंगल पे मूव करेगा,
कितनी मिनिमम फोर्स होनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कौन सा, फॉर पुशिंग। सेकंड केस हम लोग देखते हैं फॉर पुशिंग। अगर इस वाले केस में अगर देखिए, जैसे मान लो एक यहाँ पे एक ब्लॉक है, एम मास का एक ब्लॉक है। अब ये क्या है, यहाँ से इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये फोर्स लग रहा है। अब मान लो हमने ये जो थीटा लिया है वो कितना, वहां पे भी थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ लिया था, यहाँ पे भी थीटा हम लोग हॉरिजॉन्टल के साथ ही लेंगे। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक अपने पास इधर की तरफ आएगा और एक इधर की तरफ। ये कौन सा आएगा, एफ कॉस थीटा, और ये कौन सा आएगा, एफ साइन थीटा। ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्मल और नीचे के डायरेक्शन में एक एम जी भी लग रहा होगा, ठीक है। अब एक बात देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कि एफ कॉस थीटा जो होना चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ मैक्सिमम वैल्यू, मतलब दैट शुड बी ग्रेटर देन म्यू इनटू एन के, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखिए तो नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर, तो ऊपर नॉर्मल इक्वल्स टू कितना आएगा, एफ साइन थीटा प्लस कितना आएगा, एम जी के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से एन इक्वल्स टू कितना आएगा, एफ साइन थीटा प्लस एम जी। तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा वैल्यू, एफ कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन म्यू इनटू कितना, एफ साइन थीटा प्लस एम जी। यहाँ से ये कितना आ जाएगा, तो एफ को इधर ले आओ, एफ इधर ला करके कॉमन लेंगे, क्या आएगा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू एम जी के बराबर, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से एफ जो आएगा दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू एम जी अपॉन कितना, तो कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। अब एक बात देखो यार, वहां पे जो वैल्यू आई थी, यहाँ से अगर देखे इस वाले वैल्यू को देखो, तो ये एफ कितना आया था, म्यू एम जी। यहाँ भी एफ में कितना आ रहा है, म्यू एम जी। यहाँ पे प्लस आया था, यहाँ पे माइनस। ये जो इसका जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है। तो यानी इस केस में हम लोग देखें तो ये जो पार्ट होगा एफ जो पुशिंग वाला जो पार्ट आएगा वो ग्रेटर देन आएगा किससे, एफ पुलिंग वाले पार्ट से। जो पुल करेंगे वो उससे क्या होना चाहिए, उससे ज्यादा फोर्स आएगा पुशिंग वाला केस। क्या ये क्लियर हुआ सभी को, क्योंकि ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू छोटी है, तो ऑब्वियसली ये कितना आएगा, ये वैल्यू अगर छोटी है तो वो कितना हो जाएगा अपने पास, ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। अगर ये बड़ा है तो यानी हमारा कौन सा आसान होना चाहिए, जो पुलिंग होगा वो जो होना चाहिए वो इजियर होता है किसके कंपैरिजन में, पुशिंग के केस में। क्लियर हो गया आपको ये चीज, हाँ या ना, सभी को क्लियर हो गया क्या, ये बताओ पहले। क्या रिपीट कर दूं मैं, देखो एक बार, मैं ये बोल रहा हूँ ये पूरा काम तो सेम ही है। अब इस केस में क्या हो रहा है कि म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा आ रहा है। अब ऐसे सोचो कि ये जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, सॉरी ये छोटा है, उसका डिनोमिनेटर और इसके डिनोमिनेटर में ये वाला डिनोमिनेटर बड़ा है यानी ये वाली वैल्यू छोटी है, और इसका डिनोमिनेटर छोटा है यानी ये वाली वैल्यू बड़ी है। तो हमारा होना क्या चाहिए कि एफ मिनिमम मतलब कौन सा जो पुलिंग जो होना चाहिए वो लेस होगा ग्रेटर देन, सॉरी किससे, पुशिंग के केस में। यानी हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करना जो होगा वो थोड़ा आसान होता है इन कंपैरिजन टू किसके, पुश करने के। क्लियर, हाँ या ना। चलो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इसके बाद थोड़ा सा जो बिल्कुल छोटे छोटे तो जो एक दो टॉपिक है ना वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। कितना फर्क आता है बेटा, वो तो देखो यार एम पे डिपेंड करेगा सब। वो किस बात पे डिपेंड करेगा, एम पे डिपेंड करेगा। अब एग्जैक्ट ऐसा तो है नहीं कि मैं डबल बोल दूं ट्रिपल बोल दूं, ऐसा एग्जैक्ट बोल नहीं सकता। जो भी आएगा वो अपने पास मास पे डिपेंड करेगा, म्यू पे डिपेंड करेगा। नहीं अब एकदम से यार बहुत ज्यादा या कम तो नहीं आएगा, मतलब आएगा तो जरूर, ठीक है। इतना भी एकदम से ज्यादा नहीं होता है कि जैसे मान लो हम लोग पुल करते हैं तो पुश करना एकदम से बहुत ज्यादा नहीं होता है कि मान लो 100 न्यूटन से पुल कर सकते हैं और 5000 न्यूटन पुश करने के लिए चाहिए, एकदम से इतना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब एक बार देखो दिक्कत ये होती है, इसका एक सिंपल लॉजिक ऐसे भी सोच सकते हैं कि देखो यार जैसे मान लो ये अगर एक केस जब हम पुल कर रहे हैं थोड़ा सा बिल्कुल एकदम
आसानी से हम ऐसे भी सोच सकते थे, ये तो मैंने मैथमेटिकल प्रूफ कराया। अगर आसानी से सोचना था तो आप ऐसे सोच सकते थे बिना कुछ डेरिवेशन के, क्योंकि जैसे मान लो यार इस वाले केस में देखो एफ, इस वाले केस में ये चीज, इसमें नॉर्मल ऊपर लगेगा और ऊपर की तरफ एक और फोर्स लगेगा एफ साइन थीटा, और नीचे के डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा एम जी। यहाँ से तो ये कौन सा लगेगा, एक एफ साइन थीटा नीचे लगेगा, नीचे एक एम जी भी लगेगा, और ऊपर की तरफ नॉर्मल। यहाँ से मान लो मैं नॉर्मल एन वन ले लेता हूँ और इसमें एन टू। यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि एन टू जो होगा वो ग्रेटर देन एन वन होगा। ये चीज तो क्लियर है आपको। एन टू जो होगा वो ग्रेटर देन किससे होगा, एन वन। एन टू जो होगा वो ग्रेटर देन किससे होगा, एन वन। तो यार म्यू सेम है, तो म्यू इंटू एन वन जो होगा, म्यू इंटू एन टू, वो ग्रेटर देन म्यू इंटू एन वन होगा, यानी एफ टू ग्रेटर देन एफ वन होगा। यानी इस केस में अगर मान लो फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा, इसमें फ्रिक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कम इसमें ज्यादा हो जाएगा, तो उसके हिसाब से अपना फ्रिक्शन चेंज हुआ, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो चाहिए मिनिमम वो भी चेंज होगा। क्लियर हो गया ये चीज, हाँ या ना। चलो नेक्स्ट अब हम देखते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ये आता है अपना एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये एक दो छोटे टॉपिक है, फिर उसके बाद सवाल का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कोई दिक्कत ना, अच्छी बात है, तुमने ऐसे ही किया था। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात करेंगे, तो देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। जैसे मान लो अगर जब भी अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो नेट कांटेक्ट फोर्स जो होता है, ठीक है, नहीं बड़ा चैप्टर यार गिन के अभी 3-4 दिन हुआ नहीं बेटा। यार 9th-10th में भी कोई चैप्टर शुरू होता है तो कम से कम 5-6 दिन तो चलता ही है यार। अब यार कोई भी इसमें आपका 11th में कोई ऐसा चैप्टर नहीं होगा जो 3 दिन में खत्म हो जाएगा एकदम से, ठीक है। थोड़े यार अब 11th में आए हो तो मतलब बड़े चैप्टर की एक्सपेक्टेशन ही रखो आप, कि हाँ यार चैप्टर जो शुरू होगा वो थोड़े दिन तो चलेगा। तो देखो यार जैसे मान लो यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स लगता है जो नेट कांटेक्ट फोर्स, और एक दूसरा कौन सा लगता है, एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। एक हमारा नॉर्मल और दूसरा कौन सा लगता है, फ्रिक्शन फोर्स। इसका जो नेट कांटेक्ट फोर्स आता है आर, वो कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे, थीटा एंगल, ठीक है। तो जो नेट कांटेक्ट फोर्स जो हॉरिजॉन्टल के सॉरी नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है वही हमारा क्या कहलाता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यही इसी को हम क्या बोलते हैं, tan थीटा जो आएगा ना यहाँ पे, तो ये तो थीटा जो आएगा ना, थीटा वो हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो हम ये क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एक्चुअली में है क्या, तो एंगल बिटवीन या एंगल मेड बाई, कुछ भी ले सकते हैं ना यार, कोई भी एंगल ऑफ फ्रिक्शन अल्फा तो या कुछ भी तो, नहीं ये हम लोग ये वाले थीटा को ही बोलते हैं, एंगल मेड बाई नेट कांटेक्ट फोर्स, एंगल मेड बाई नेट कांटेक्ट फोर्स, ठीक है, विथ नॉर्मल इज कॉल्ड, विथ नॉर्मल is called angle of contact, sorry angle of friction is called angle of friction। इसी को हम क्या बोलेंगे, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलेंगे, ठीक है भाई। अब एक बात देखो, यहाँ से हम बात करें तो tan थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा, तो tan थीटा इक्वल्स टू कितना, तो ये परपेंडिकुलर कौन सा होगा, फ्रिक्शन, और ये कितना होगा, बेस एन, एफ अपॉन कितना हो जाएगा, एन कितना, एन, तो ये फाइनली किसके बराबर आएगा, म्यू के बराबर। तो tan थीटा इक्वल्स टू म्यू, और यही हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कौन सा, एक आता है एंगल ऑफ